तो कल हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके थे। उसके बाद आप लोगों ने कह दिया था कि भाई आज इतना काफी है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रांसलेशन के बाद जो स्टेप आता है, सॉरी, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो स्टेप आता है वो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है कि प्रोटीन का निर्माण होता है, और जब आप इसे देखेंगे तो आपके लिए जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान रखने वाली ये है, मैंने आपको काफी डिटेल से मैंने आपको समझाया था। ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है किसकी, राइबोसोम। और जो यहाँ पर एमआरएनए आकर के बाइंड होता है, अगर आप बात करें एमआरएनए की, तो एमआरएनए आकर के यहाँ पे बाइंड होता है। ठीक है, तो एमआरएनए यहाँ पर बाइंड होता है। यहाँ देखिए, हम इसके कुछ स्टेप्स देखते हैं। पहला है एमआरएनए बाइंड्स राइबोसोम। ठीक है, स्टार्ट कोडोन, ये हम पहले जब हम पढ़ रहे थे, पूरा डिटेल में पढ़ रहे थे, तो आपको पता ही होगा कि कौन सा होता है स्टार्ट कोडोन, AUG। और ये कौन क्या होता है, मीथियोन। ठीक है, उसके बाद टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड्स लेकर के आता है। ठीक है, फिर यहीं पर जो इसकी लार्जर सब यूनिट है, इसी पे ही पेप्टाइडिल ट्रांसफेरेज जो एंजाइम होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और एक डायरेक्शन में ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव करता है। उसके बाद जैसे ही स्टॉप कोडॉन्स आते हैं तो उससे संबंधित कोई टीआरएनए नहीं मिलता है, और वो पूरी की पूरी असेंबली जो है वो डिसमेंटल हो जाती है और फंक्शनल प्रोटीन बनता है। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर खास तौर से दो साइट होती हैं जहां पर क्या होता है कि ये देखिए, ये इस तरीके से आपके जो है वो ये टीआरएनए दोनों इस तरीके से आपको यहाँ पर लगे हुए दिखाई देते हैं। अगर आप डिटेल से देखेंगे तो ये चीजें आएंगी। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ही आगे खिसकता है, तीन साइड होती है खास तौर से, तो जैसे ही आगे खिसकता है तो इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड्स जो बने हुए ना, यहाँ से टीआरएनए जो है वो फ्री होते रहते हैं इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर आप डिटेल से देखेंगे, तो अगर आप ध्यान रहे आप लोगों को, ये जो स्टेप्स मैंने दिखाए हैं इन्हीं स्टेप के अकॉर्डिंग चलेगा सारा का सारा सिस्टम। और इससे क्या बन जाता है, लास्ट के अंदर क्या बन जाता है, ये यहाँ पर प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, ये बीच में कौन से बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड है। ठीक है, इसके बाद आता है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड की कुछ विशेषताएं हैं बेटा। सबसे पहली विशेषता कौन सी है जेनेटिक कोड की, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है, ये तीन तीन के कोड। मैंने आपको बताया था यू कैग से, ठीक है ना, UCAG, फर्स्ट किस लाइन से आएगा, सेकंड किस लाइन से आएगा, थर्ड किस लाइन से आएगा, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा। 64 कोडोन्स हैं। ठीक है, 64 कोडोन्स हैं, जिनमें से AUG तो कैसा कोडोन है बेटा, नहीं, इनिशिएशन। ठीक है, AUG तो इनिशिएशन है। और इसके अलावा देखिए स्टॉप कोडोन्स आपको पता है, UAA, UAG एंड UGA, ये। ठीक है, खास तौर से तो चलिए AUG इनिशिएशन कोडोन है, लेकिन अगर इसके अलावा अगर देखें ना तो तीन स्टॉप कोडोन है। तो 61 कोडोन्स जो है किसी न किसी अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ठीक है, दूसरा है कोड डी जनरेट। ठीक है, अगर आप देखें ग्लाइसिन के लिए देखें, या कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जहां पर पहले फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो कोडोन का जो है न्यूक्लियोटाइड वो सेम है, और थर्ड नंबर जो है वो डिफर करता है। ऐसी पोजीशन को हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट। तीसरा है नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग नहीं है, यानी एक दो तीन कोडोन आ गए, तीन आ गए, एक दो तीन दूसरा कोडोन ये आ गया, तो ऐसा होता है कि ये एक को कोड कर रहा है, ये दूसरे को कोड कर रहा है, ऐसा नहीं।
कि ये एक को कोड कर रहा है, फिर यहां से लेकर के यहां तक दूसरा कोड कर रहा है, फिर यहां से यहां लेकर के तीसरा कर रहा है, ऐसा नहीं हुआ। नॉन ओवरलैपिंग और कोमालेस, बीच में कोई गैप भी नहीं है। फिर यही बात आ गई, स्टॉप कोडॉन कौन सा है, हमने जिक्र किया था, और ये स्टार्ट कोडॉन मिथियोनिन। तो ये कुछ विशेषताएं हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, आगे की क्लासेस में आप वोबल हाइपोथेसिस और कुछ अलग और पढ़ेंगे इनके अंदर। फिर आता है जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो आपकी बुक के अंदर एक आ, किसी भी जीन को रेगुलेट करने के लिए अगर एक उदाहरण दिया हुआ है, वो दिया हुआ है लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन कुछ नहीं है, एक जीन्स का पूरा सिस्टम है जहां पर 3 जीन बन होते हैं जो 3 प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं। ये देखिए, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांस एसिटाइलेज, ये 3 एंजाइम बनते हैं। ये तीनों एंजाइम जरूरी होते हैं लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए। अब सवाल ये उठता है कि ये कैसे कंट्रोल करता है। तो यहां पर एक जो है रिप्रेसर बनता है। अगर अगर तो यहां पर लैक्टोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो वो रिप्रेसर के साथ मिलकर के इसको क्या कर देता है, इनएक्टिवेट कर देता है, जिससे कि इससे फिर प्रोटीन्स बन जाते हैं और पूरा का पूरा सिस्टम चलता है। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो फिर इन जीन्स के द्वारा ये प्रोटीन बनाने का फायदा ही क्या है। तब जब लैक्टोज एब्सेंट होता है तो वो उस समय ये जो रिप्रेसर है आकर के यहाँ ऑपरेटर जीन के ऊपर लग जाता है, जिससे कि आगे का ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता है। तो ये एक एग्जाम्पल बताया जीन रेगुलेशन का, इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। इसके काफी 2 या 3 पैराग्राफ आपकी बुक में दिए हुए हैं। इसका एम क्या था कि पूरे जीन्स को आइडेंटिफाई करना, जो कि 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। लेंथ कितनी है इसकी, 3 बिलियन बेस पेयर्स, और काफी खर्चा भी है। एक बेस पेयर के ऊपर कुछ US डॉलर का बताया हुआ है आपकी बुक के अंदर। तो वो इसका इकोनॉमिक लिहाज से बता सकते हैं कि एक मेगा प्रोजेक्ट है। और कुछ पहले तो US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और इनका था ये, और बाद में कुछ जो है वो ट्रस्ट भी इसके साथ जुड़ गए, इस वजह से फंड की कोई कमी नहीं रही और ये कंप्लीट भी किया जा चुका है। टेक्नोलॉजी क्या यूज की गई है, डीएनए सीक्वेंसिंग। डीएनए को पूरा सीक्वेंस करके कि कौन से जीन के अंदर कौन से बेस पेयर्स का कैसा सीक्वेंस है, ये सब है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। अब इसका जो आउटकम यानी इसके फायदे क्या होंगे, एक तो जीन मैपिंग हो गई, दूसरा डिजीज स्टडी हो गई, कोई डिजीज हो रही है किस कारण, जेनेटिक डिजीज। तीसरा पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। और चौथा मैं ये मानता हूं कि जो रिसर्च है, रिसर्च यानी कुछ जैसे ड्रग कंपनीज जो रिसर्च कर रही है अलग अलग जेनेटिक मेकअप के ऊपर कि इस ये जेनेटिक मेकअप है तो यहाँ पर ये ड्रग काम करेगी, ये काम करेगी। और दूसरी जो चीज है, जो इंफॉर्मेशन शेयर करने का है, कोई एनॉमलिटीज है इसकी जेनेटिक्स की, तो वो जो इंफॉर्मेशन है डाटाबेस के द्वारा ये अ, आप शेयर की जाती है अलग अलग। अब आती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को हम काफी डिटेल से पहले पढ़ चुके हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ऐसा नहीं है कि कोई फिंगरप्रिंट आएंगे, कोई ऐसा नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जगह से जो सस्पेक्टेड डीएनए मटेरियल है उसको हम कलेक्ट करते हैं, चाहे ब्लड हो, चाहे हेयर हो, चाहे कुछ और चीजें हो और टिश्यूज हो और तरीके का। तो वहां से कलेक्ट करके सस्पेक्टेड वो जो होता है उसको दूसरे, जैसे मान लीजिए किसी जगह पे कोई घटना हो गई है, कोई कत्ल हो गया है, तो उस समय वहाँ जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनके डीएनए को वहाँ जो आपको टिश्यूज मिलते हैं या हेयर मिलता है या ब्लड के ड्रॉप्स मिलते हैं, उनके साथ जब हम मैच करते हैं उनके दोनों के डीएनए को सीक्वेंस करके एक तरीके से जो, तो वहां पर जो है आपको मैचिंग से फायदा होता है। डिस्प्यूटेड पेरेंटेज में भी ऐसा किया जाता है। करते क्या है, बेसिकली जो डीएनए सैंपल्स हैं उनको ले लिया जाता है और वहां पर वीएनटीआर का यूज किया जाता है। ये वीएनटीआर काफी इंपॉर्टेंट चीज है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, टेंडम रिपीट्स होते हैं, तो लगभग ह्यूमन डीएनए के अंदर लगभग सभी फ्रेगमेंट के साथ ये हाइब्रिडाइज हो सकता है। जो स्टेप किया था, पहले डीएनए एक्सट्रैक्शन, दूसरा रेस्ट्रिक्शन
एंडोन्यूक्लियस से इसको कट करते हैं, फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं। तो जो जेल होती है, यहाँ देखिए बेटा, ये जो जेल है, इस जेल के अंदर जो है वो डीएनए अपने फ्रेगमेंट्स के रूप में ऐसे व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से जेल। फिर उसके बाद यहाँ जो एक स्टेप है, वहां जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद क्या है, यहाँ आता है हाइब्रिडाइजेशन विद वी एन टी आर। ये भी वी एन टी आर कैसे होते हैं, रेडियो लेबल्ड होते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद इसे नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे ट्रांसफर किया जाता है, और फिर इसका वी एन टी आर के साथ हाइब्रिडाइजेशन किया जाता है। बाद में ऑटो रेडियोग्राफी की जाती है, क्योंकि हमें डीएनए फ्रेगमेंट सीधे नहीं दिखते हैं, वो ऑटो रेडियोग्राफी से ही दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके यूजेस बताए हुए, फोरेंसिक्स, पैटर्निटी, या डिटरमाइनिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आप एक और भी है, डिस्प्यूटेड पेरेंटेज, या किसी आपराधिक मामलों में ही नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि भी दो पौधे हैं, ये एक दूसरे के कितने करीब हैं, तो उनके डीएनए फ्रेगमेंट्स को आप इस तरीके से मैच भी कर सकते हैं। तो इवोल्यूशनरी टेंडेंसी स्थापित करने में भी ये काम आता है। अब एक आरएनए इंटरफेरेंस की बात है, ये एक नया रिवोल्यूशन है जेनेटिक्स के अंदर, मान लीजिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर मान लीजिए। तो इसके अंदर छोटा सा ही है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ना, वो ट्रांसलेशन को ब्लॉक कर सकता है। क्योंकि देखिए, आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंड होगा, उसी का ट्रांसलेशन होगा। अगर उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए हम बना दें, तो वो उसको क्या कर देगा, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा और उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो अगर आप ये सोच करके देखो कि अगर कोई भी सेल है, उसमें वायरल इन्फेक्शन है, या तो उसका जो, अगर रेट्रोवायरस है, तो रेट्रोवायरस के उस जो आरएनए उसने ट्रांसफर किया है, उस आरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए अगर उन सेल्स में हम पहुंचा दें, तो इसके साथ बॉन्डिंग करके उसको वो क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ऐसा किया जाता है। ज्यादातर क्या है, रेस्पॉन्सेज में यही होता है, किसी डिजीज के प्रति भी या कोई पैथोजन एक्ट करता है, तो वहां अंदर अलग प्रकार के आरएनए बनते हैं, तो वो आरएनए अलग प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। अगर उन आरएनए को ब्लॉक कर दिया जाए आरएनए इंटरफेरेंस के द्वारा, तो फिर क्या होगा, हम उस दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो ये आपका जो है वो एक तरीके से चैप्टर कंप्लीट हो गया है। थोड़ा सा आप देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट हैं, उन उनके अंदर जैसे जो हमने यहाँ पढ़े हैं, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किया था। एवरी ने, एवरी, मैककार्टी एंड मैक्लियोड, इन्होंने डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल इसको स्थापित किया था। हर्से एंड चार्ल्स ने भी इसमें कुछ ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने, ग्रिफिथ ने किसका इस्तेमाल किया था, रेट का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे मिजेल्सन एंड स्टाल ने क्या बताया था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, इन्होंने डेंसिटी ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट किया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स का जो मॉडल दिया था। जेकब एंड मेनोड ने क्या किया था, जीन रेगुलेशन का मॉडल दिया था। जो लैक ओपेरोन है वो इन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, फायर एंड मेलो ने क्या किया था, आरएनए इंटरफेरेंस की खोज करी थी। ये महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन रहे। ठीक है, ये आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, एनलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी आप लिस्ट बनाएं। सेकंड जो है, ड्रा लेबल डायग्राम शोइंग डीएनए रेप्लिकेशन, उसमें पूरे एंजाइम और प्रोटीन्स लिखे हुए आने चाहिए, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तक। डिस्कस द एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म फॉर सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये खास तौर से आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट बताना है। ठीक है, और ग्रिफिथ के बाद एवेरी वाला बताना है। ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट बताने हैं। व्हाट इज जेनेटिक कोड, एक्सप्लेन इन डिटेल, जेनेटिक कोड क्या है, उसकी विशेषताओं को आपको डिटेल में बताना है। फिर है डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको सिर्फ चित्र के माध्यम से बताना है। फिर है व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक्सप्लेन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है, उनके स्टेप को आप एक्सप्लेन करोगे। और लास्ट है एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये इतना होमवर्क आपका कल किया हुआ होना चाहिए।
ठीक है।